ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है चर्चा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और नई चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। डॉक्टर अरोड़ा और डॉक्टर गंगाखेड़कर, आपका स्पॉटलाइट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत उस विषय से करते हैं जिसे लेकर पूरा विश्व चिंतित है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। इस वेरिएंट के कारण बहुत सारे देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए इस वायरस के संक्रमण की क्षमता भी काफी ज्यादा बताई जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। डॉक्टर अरोड़ा, इस स्ट्रेन के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? ये जो वेरिएंट है, ये अभी पिछले 2-3 हफ्ते में ही इसको डिस्कवर किया गया है, इसका पता चला है। और शुरुआती दौर में साउथ अफ्रीका के एक खास प्रांत में, प्रिटोरिया जो प्रांत है, उसमें मिला था। इस वायरस की जो विशेषता है कि आमतौर पे वायरस अपनी रूप बदलता रहता है, स्ट्रक्चर म्यूटेशंस होते रहते हैं, लेकिन इस वायरस में एक साथ 70 के लगभग म्यूटेशंस हुए हैं और 30-32 म्यूटेशन जो है उस जगह पे हुए हैं जो हिस्सा वायरस का मनुष्य के शरीर में जाके चिपकता है और जहां से वो शरीर में एंटर करता है। तो एक साथ जब इतने सारे म्यूटेशन हुए तो आपने 3 बातें कही, संक्रामकता कितनी है, वैक्सीन अफेक्ट करती है, और तीसरी चीज है कि इसमें बीमारी गंभीरता का। तो अभी हमें पता नहीं है ये, क्योंकि बहुत जल्दी है, लेकिन एक चीज समझ आई कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जहां पर 100% डेल्टा थे, वहां पर ये वाला वेरिएंट उसको ओवरटेक कर दिया, यानी सारे नए मरीज इसके थे। तो इस बात को लेकर बहुत अधिक चिंता हुई है और तभी WHO ने बिना कोई देरी किए हुए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और सारी दुनिया में इससे सावधान रहने के लिए और बचने के लिए उपाय शुरू कर। डॉक्टर गंगाखेड़कर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, ये दूसरे स्ट्रेन से कैसे अलग है? इसमें स्पाइक प्रोटीन जो है उसमें तकरीबन 32 अलग किस्म के म्यूटेशंस दिखाई दिए हैं। अब इसके पहले जो म्यूटेशंस थे उससे कई ज्यादा, यानी डेल्टा वेरिएंट जिसमें जितने दिख रहे थे उससे भी ज्यादा म्यूटेशंस हमको ये वेरिएंट के अंदर स्पाइक प्रोटीन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मायना ये हुआ है कि ये डेल्टा वेरिएंट से अलग है और ये म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में होने की वजह से हमको एक चीज का पता चलता है कि ये जल्द से जल्द दूसरे के शरीर में जा पाएगा, इस किस्म का एविडेंस आ रहा है। और दूसरी बात, शायद इसके खिलाफ वैक्सीन काम करेगी क्या, इसके ऊपर वो संदेह अभी बना हुआ है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं कोविड के, उससे काफी अलग है ये, और इतना ज्यादा म्यूटेशन होता है, तो क्या किसी और वायरस में भी इस तरह का म्यूटेशन देखा जाता है इतनी बड़ी मात्रा में? ये वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के स्ट्रक्चर से बहुत अधिक भिन्न है। आमतौर में वायरसेस की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है कि वो समय समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। तो जो चाइना का वुहान वायरस था, वो अल्फा बना, बीटा बना, गामा बना, फिर डेल्टा हुआ। हर एक का अपना अपना प्रारूप है और अपनी अपनी उनकी विशेषताएं। तो डेल्टा में यह है कि बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बीमारी भी उसके साथ ज्यादा होती है और सारे विश्व में ये फैला। अब ये वाला वायरस जो है, इसमें जो विशेषता है कि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं। आमतौर पे वायरसेस में 2 या 3 जगह चेंजेस आते हैं, इसमें 70 जगह चेंजेस आए हैं और 30 जगह वो चेंजेस आए हैं जो हिस्सा मनुष्य के शरीर में जाके चिपकता है और जहां से वायरस एंटर करता है। इस वजह से इस वायरस को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न तुरंत इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि सावधानी की जरूरत है। देखिए, प्रकृति में इस तरह की वेरिएशंस और म्यूटेशंस कोई अनहोनी चीज नहीं है, होते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो महामारी का रूप लिया और वो वायरस सडनली इतना बड़ा परिवर्तन कर दे, तो चिंता होना बिल्कुल लाजमी है। जो मुख्य चिंता है कि ये वायरस क्या अधिक बीमारी करेगा या हमारी वैक्सीन का इस पे असर होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी चिंता है। पहले ये और वायरसेस में देखा गया है इस तरह का चेंजेस, लेकिन वो महामारी से जुड़े हुए नहीं रहे। कॉमन बीमारी हैं, उनमें इतना बड़ा चेंज नहीं देखा गया। इन्फ्लुएंजा में हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज कभी नहीं देखा गया। SARS-CoV-2 का जो चेंज आया है,
इसीलिए इसमें सारी दुनिया में चिंता की एक लहर फैलाई। डॉक्टर गंगा खेड़कर, इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और इस वेरिएंट को लेकर WHO का क्या और कुछ कहना है? उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहना ये तो जरूरी बनता था, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये म्यूटेशन की वजह से वो तेजी से फैलने की ताकत ये विषाणु में आई है। और दूसरी बात, ये जो वेरिएंट है, इसमें जो आम वेरिएंट थे डेल्टा वेरिएंट, उसमें हमको क्या दिखता था कि तीनों में से कोई भी जीन RT-PCR में था, वो उसमें के 2 जीन पॉजिटिव आते थे। लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर 32 म्यूटेशन रहने की वजह से स्पाइक प्रोटीन का जो जीन होता है वो दिखता नहीं। इसका मतलब इसने डायग्नोसिस के ऊपर भी थोड़ा सा बदलाव लाया है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। डॉक्टर गंगा खेड़कर, इस स्ट्रेन को RT-PCR के माध्यम से क्या डिटेक्ट किया जा सकता है? RT-PCR में 3 जीन्स होते हैं, वो 3 जीन्स में से 2 जीन अगर पॉजिटिव आए तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंसान की RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आई। अब ये 3 जीन्स में एक जीन जो होता है वो स्पाइक का जो जीन है, स्पाइक प्रोटीन का, वो होता है। अगर स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आया तो RT-PCR में वो स्पाइक जीन दिखेगा नहीं, लेकिन दूसरे 2 दिखते रहेंगे। अगर ऐसा हमको कोई आदमी पॉजिटिव मिला कि जिसका स्पाइक जीन नहीं दिख रहा है और 2 दूसरे जीन ही दिख रहे हैं, तो उसको हम ये समझ सकते हैं कि शायद ये ओमाइक्रॉन का इन्फेक्शन होगा। और डॉक्टर अरोड़ा, इस वेरिएंट को लेकर WHO का क्या कहना है और इस स्ट्रेन से होने वाले संक्रमण के क्या सिम्टम्स वही हैं जो दूसरे वेरिएंट्स के हैं? WHO का कहना बिल्कुल सटीक तरीके से कहा है कि इसके बारे में अभी और पता करने की जरूरत है। नंबर 1, क्योंकि ये अपना रूप इतना अधिक बदल चुका है और जो इसका 2-3 हफ्ते का बिहेवियर है, उससे लगता है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न अनाउंस किया है और उससे फायदा ये होता है कि हर एक देश सावधान हो जाता है और इसको बहुत सीरियसली इसको हैंडल करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ WHO ने ये भी कहा है कि बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत है। एक तरफ तो ये है कि हम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है सारी दुनिया, दूसरी तरफ ये है कि अगर हम इसमें एक लापरवाही बरतें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछला अनुभव ऐसा रहा है कि अगर जरा सी भी लापरवाही करी जाती है तो जान माल दोनों का बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो जो पहले वाले कोविड के वेरिएंट्स हैं उससे मिलते जुलते हैं और लक्षणों के आधार पर वायरस कौन से स्ट्रेन का है ये पहचानना नामुमकिन है। और डॉक्टर गंगा खेड़कर, बात ये आती है कि इस स्ट्रेन को लेकर हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि जैसा कि पूरे विश्व में इसे लेकर मंथन चल रहा है। इस ट्रेन को लेके हमको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि अभी भी कोरोना दुनिया में से गया नहीं है। कई हिस्सों में कोरोना अभी भी तेजी से सब तरफ फैल रहा है। वो जितने ज्यादा लोगों के शरीर में जाएगा उतना ये वेरिएंट्स बनने का चांस बढ़ते जाने वाला है। तो हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि हमने वो वेरिएंट हमारे यहाँ आया ये समझने के बाद ही प्रिकॉशंस लेना ये जरूरी नहीं है। हमने एक ही चीज समझना है कि हम अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाए तो हमारी जान बचती है, और वैक्सीन से अगर मेरी जान बचती है, हॉस्पिटल में जाने की आशंका कम हो जाती है, तो सबसे दूसरी बात हमको याद ये रखना है कि वैक्सीन से इन्फेक्शन होने का चांस जो होता है वो पूरा कम नहीं होता। अब अगर मुझे इन्फेक्शन कम करना है वैक्सीन लेने के बावजूद भी, तो मैंने एक ही काम करना है, मैंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, अच्छे वेंटिलेटेड जगह पे रहना और जहां तक हो सके वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, ये पाल के ही जाना है। इसमें मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करता हूँ इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, या मैं वैक्सीन ले चुका हूँ इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करूंगा, ये गलत होगा। ये हमको समझना है। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्होंने पहले जाके लेने की कोशिश करना है, और जो लोगों ने एक ही डोज लिया है उन्होंने दूसरा डोज भी लेना है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर गंगा खेड़कर, एक सवाल ये भी आता है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर प्रभावी होगी? अभी तक तो इसका पूरा पता चला नहीं है। उसके ऊपर जो साइंटिस्ट होते हैं वो काम कर रहे हैं।
लेकिन जिस ढंग से इसका स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन दिख रहे हैं, शायद वो म्यूटेशंस को देख के ऐसे लगता है कि वैक्सीन की एफिकेसी कम होगी, वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी ये भी तो सबूत नहीं है कि ये विषाणु, ये वेरिएंट लगने के बाद में लोगों की हॉस्पिटलाइज होने की या उनकी मौत होने का चांस बढ़ता है। तो इसका वैक्सीन के ऊपर का जो असर है वो शायद जो कम हुआ दिखेगा वो इन्फेक्शन होने के चांस के ऊपर रहेगा। इसलिए हम सब लोगों ने वैक्सीन लेके पहले अपनी जान बचाना है और मास्क पहन के हमने पूरा व्यवहार करते रहना है। जी डॉक्टर अरोड़ा, इस समय क्या वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की भी भविष्य में योजना है? वैक्सीन के बूस्टर और एक दूसरी होती है कि एक अतिरिक्त डोज देने की, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कुछ लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद पूरी तरह प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं होती है। उनमें जो विशेष तरह के लोग हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, जो विशेष दवाइयों से हैं, तो इन लोगों को जब एक एक्स्ट्रा डोज दी जाती है जिससे कि उनका प्रतिरोधक क्षमता पहले से बेहतर हो जाए। दूसरा होता है कि शुरू की 2 डोजेज दी गई, उसके एक फिक्स्ड टाइम के बाद एक तीसरी डोज दी जाए, उसको बूस्टर कहा जाता है। इस बारे में एक समग्र नीति बनाई जा रही है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें इसमें जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसके आधार पर निर्णय लेना है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इस समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं या लिए गए, वो सब वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर किए गए हैं। जी, और डॉक्टर अरोड़ा, आने वाले समय में भारत में कौन कौन सी नई वैक्सीन मिलने वाली है? बहुत ही गर्व का विषय है कि आने वाले समय में भारत में विकसित और निर्मित बहुत सारी वैक्सीन आने वाली है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोवैक्सीन है जो भारत में निर्मित है और विकसित है। इसके बाद ज़ाइकोवी-डी जो कैडिला जाइडस की है, डीएनए की दुनिया की पहली वैक्सीन, वो पूरी तरह यहाँ पर विकसित और निर्मित है। फिर हमारे एक प्रोटीन सब यूनिट की वैक्सीन कहते हैं, और वो बायोलॉजिकल कार्बोवैक्स के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट है, वो कोवावैक्स के नाम से वो भी बन रही है। और स्वदेशी एक mRNA वैक्सीन है जो जनवरी में आ जानी चाहिए, और जो बाहर की जो mRNA वैक्सीन है उससे बहुत बेहतर है। उसका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी 2 से 8 डिग्री है। तो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं रोबस्ट पाइपलाइन, बहुत सारी वैक्सीन आने वाली हैं और हमारे लिए तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कोविशील्ड इस समय ऑलरेडी 25 से 30 करोड़ डोजेज पर मंथ बना रहे हैं। अगले आने वाले समय में हम अपनी जरूरत तो पूरा करेंगे ही, और लगता ऐसा है कि हमारे पास 3 से 5 अरब डोजेज होंगी सारी दुनिया को, बाकी लोगों को भी टीका लगाने की। और डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर गंगाखेड़कर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए वेरिएंट को लेकर? एक ही संदेश देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम 2 साल से तकरीबन इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सबको ऐसे लगता है कि ये विषाणु हम में से चले जाए, लेकिन अभी भी वो गया नहीं है। अभी भी हमको जो भी जानकारी है उसके ऊपर भरोसा रखना है। हमको सब पता है कि अगर वैक्सीन के 2 डोज लगाऊं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूं तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अपने सेहत को दांव पे मत लगाइए। जहां तक हो सके इन दोनों चीजों के तरफ ख्याल देके अगर हम रह पाए तो हमको कुछ ही समय में शायद ऐसे भी उम्मीद रखने में कोई गलत नहीं होगा कि ये विषाणु पूरे दुनिया में से स्लोली चले जाएगा। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जाकर के वैक्सीन तुरंत लगवाए, क्योंकि यही हमारा मुख्य वेपन है बचाव का। और जिसने 1 डोज लगाई है वो अपनी दूसरी डोज भी लगा ले, क्योंकि अभी हमारे पास कोरोना उपयुक्त व्यवहार के अलावा वैक्सीन ही ऐसी चीज है जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा और डॉक्टर गंगाखेड़कर, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चर्चा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन और नई चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.org
www.ncomc.nic.in